फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के साथ साथ में यहाँ पर जीके से रिलेटेड आपको चीज़ें, आपको नॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज की हम लोग करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। आज भी ज़्यादा कुछ करंट अफेयर्स में है नहीं। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले न्यूज़ आई हमारी वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से जो न्यूज़ आई, उस वेस्ट बंगाल में न्यूज़ क्या आई, उसमें न्यूज़ ये आई, कल हमने देखा था जैसे कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होते हैं और उस इलेक्शन में क्या होता है, बीजेपी आपकी मेजोरिटी में आती है और जो टीएमसी है, टीएमसी को कहीं ना कहीं हार झेलनी पड़ती है। पर वही वाली बात है कि जो आपके टीएमसी है, टीएमसी इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और ममता बनर्जी का कहना है कि हम लोग हारे नहीं, हराए गए हैं। और उनका यहाँ तक कहना है ममता बनर्जी का कि भले ही वो हार गए हों, पर वो लोग अपना जो इस्तीफ़ा है, उस रेजिग्नेशन है, वो रेजिग्नेशन अपना नहीं देंगे और सड़कों पर उतर कर संघर्ष करेंगे। जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी का ये कहना है क्या कि ममता बनर्जी का ये कहना है कि आपके पहले बंगाल में SIR कराया गया, जिसके चलते क्या हुआ, जिसके चलते लगभग वोटर लिस्ट से लगभग 90 लाख जो इलेक्टर थे, यानी वोटर लिस्ट में जो 90 लाख नाम थे उनको हटा दिया गया। और जब हम लोग कोर्ट में गए तो 32 लाख नामों को वापस जोड़ा गया। फिर भी इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा और साथ साथ में इन्होंने EVM को भी दोष दिया और साथ साथ में जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी दोष दिया। पर हमारे लिए मुद्दे की बात ये है कि यदि ऐसा होता है कि बीजेपी तो मेजोरिटी में है, पर यदि ममता बनर्जी अपना इस्तीफ़ा नहीं देती हैं तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल 164 आता है। कौन सा? आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 क्या कहता है कि गवर्नर, जो स्टेट का गवर्नर होता है, वही गवर्नर क्या करता है, वही गवर्नर CM को अपॉइंट करता है। ठीक है, वही गवर्नर क्या करता है, CM को अपॉइंट करता है। ठीक है, और यदि उसको लगता है, यदि CM अपने मन से इलेक्शन हारने के बाद में अपने मन से रिज़ाइन नहीं करता है और अपनी मेजोरिटी को प्रूफ नहीं कर पाता है, तो गवर्नर के पास ये राइट होता है कि वो उसे बर्खास्त भी कर सकता है और उसे निकाल भी सकता है, उसे पब्लिक नोटिस देकर उसे उसके पोस्ट छोड़ने के लिए मजबूर भी कर सकता है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। यहाँ पर आपकी जो ममता बनर्जी, अब हमें ये देखना होगा कि जो गवर्नर है वो CM को हटाते हैं, ममता बनर्जी को हटाते हैं, या ममता बनर्जी आगे चलकर खुद इस्तीफ़ा देती हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना है कि जो आपका आर्टिकल 164 है वो याद रखिएगा, गवर्नर CM को अपॉइंट करता है और गवर्नर CM को बर्खास्त भी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे की बात करें तो आज की जो सबसे कह सकते हो कि आप सबसे पहली न्यूज़ है वो है पोस्ट ऑफिस स्कीम। यदि हम लोग बात करें तो जैसे आप लोगों को पता है कि पोस्ट ऑफिस में आपकी जो बचत है, इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए अलग अलग स्कीम्स वगैरह निकलती रहती हैं। तो ऐसी कोई भी स्कीम है जिसमें आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ऐसी कोई भी स्कीम है जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू यदि आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको पैन कार्ड लगाना ज़रूरी है। क्या लगाना ज़रूरी है? पैन कार्ड लगाना ज़रूरी है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पैन कार्ड के अगर यदि आप पैन कार्ड यूज़ करेंगे तो पैन कार्ड से क्या कर पाएंगे, पैन कार्ड से टैक्स वगैरह के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, गवर्नमेंट इकट्ठा कर सकती है और जो टैक्स की चोरी होती है उसको बचा सकती है। अगर आप डाकघर की बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो अब हर ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स चोरी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए नियमों को सख्त किया है। अब नया खाता खुलवाने, पैसा जमा करने या फिर निकालने और किसी भी स्कीम के निवेश के लिए पैन कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, और साथ साथ में सरकार डाकघर के निवेश को बैंकिंग सिस्टम के बराबर लाने की तैयारी में है ताकि हर वित्तीय लेन देन पर नज़र रखी जा सके। और जिन ग्राहकों के पास पैन कार्ड नहीं है उन्हें अब पुराने फॉर्म, अगर यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ऐसे में जो पुराना फॉर्म था फॉर्म 60 था, उसकी जगह पर अब नया फॉर्म निकाला गया है 97 भरकर डिक्लेरेशन देनी होगी और इसमें लेन देन की पूरी जानकारी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने
होंगे और बिना पैन वाले ट्रांजैक्शन की जांच ज़्यादा बारीकी से होगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार ऐसा करने से लेन देन का स्पष्ट रिकॉर्ड बनेगा, जिससे पैसे का स्रोत का पता लगाना आसान होगा। तो ये एक अच्छा पहल है जिससे कि आपकी जो टैक्स चोरी है वो आपके बच पाएगी। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी न्यूज़ बात करें तो फॉर्म 121 ये क्या है, इसकी यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपके ये बोला गया है कि पहले जो आपका टीडीएस जो आपका टैक्स वगैरह होता था, टैक्स से बचने के लिए आपकी जो टैक्स कटौती है उससे बचने के लिए एक स्पेशल फॉर्म भरा जाता था, जो कि आपके 2 फॉर्म होते थे। कौन कौन से? 15G फॉर्म होता था और 15H होता था। 15H होता था। अब इन दोनों फॉर्म को हटा के एक नया फॉर्म लाया गया, फॉर्म 121, यानी ब्याज पर टैक्स कटौती से बचने के लिए पहले इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 15G और 15H, इसकी जगह पर अब एक ही फॉर्म 121 फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। यदि आपकी सालाना आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो ब्याज पर टैक्स बचाने के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत पर फॉर्म 121 जमा करना होगा और डाकघर इस रिकॉर्ड को 7 साल तक संभाल कर रखेगा। और इस नए नियमों से डाकघर के निवेश में अब इनकम टैक्स की विभाग की नज़र भी तेज हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ, हाई स्पीड ट्रेन। यदि हम लोग बात करें तो ये बात इंडिया की नहीं है, ये बात है आपके चाइना की। ठीक है, किसकी बात है? चाइना की। चाइना में यदि हम लोग बात करें बीजिंग में, तो बीजिंग में क्या हो गया है? बीजिंग में अगर बात करें तो बीजिंग में जो आपके एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने लगभग कितना? लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर की स्पीड से चलने वाली जो ट्रेन है उसका परीक्षण किया है। और यह ट्रेन पारंपरिक रेलवे तकनीक से अलग मैग्नेटिक लेविटेशन और लो वैक्यूम ट्यूब सिस्टम पर आधारित है, जिससे भविष्य की परिवहन क्रांति के रूप में देखा गया। यानी कि यहाँ पर हम लोग तो इंडिया में बात करें तो 120, 150 इतने तक की बात करते हैं, पर चाइना जो है वो 1000 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा है। और इस ट्रेन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है और इसमें एक लंबी वैक्यूम ट्यूब के भीतर ट्रेन को चलते हुए दिखाई दे रहा है। एक ट्यूब जैसा बनाया जाएगा, है ना, एक इस तरीके से ट्यूब टाइप का बनाया जाएगा और इसी के अंदर जो ट्रेन वगैरह है वो चलेगी। ठीक है। और चीन ने शांसी में 2 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में वैक्यूम तैयार कर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाया है। और यह ट्रेन मैग्नेटिक फोर्स के सहारे पटरियों से ऊपर उड़ के चलती है, जिससे घर्षण लगभग समाप्त हो जाता है और ट्रेन 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच जाती है। और भविष्य में इसको 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाने का भी प्लान है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है चाइना के लिए और इंडिया को भी इसे सीख लेनी चाहिए। और इंडिया का जो बुलेट ट्रेन का प्लान, इसको भी इंडिया को बहुत जल्द इसको इम्प्लाई करना चाहिए और इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तीसरी न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो तीसरी न्यूज़ आज की आखिरी न्यूज़ है जिसकी हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या है, इसमें यदि आप देखोगे तो इसमें आपको ये देखने को मिला क्या माफ़ कीजिएगा, इसमें आपको ये देखने को मिला कि पहली बार जो छोटे छोटे पिंड हैं उस पर आपको वायुमंडल देखने को मिला। क्या देखने को मिला? वायुमंडल देखने को मिला है। तो लगभग ऐसा बोला जाता है कि एक जो छोटा पिंड, लगभग ऐसा बोला जाता है कि जो 4.5 अरब साल पहले जब सौर मंडल बन रहा था उस टाइम पर एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था, एक छोटा सा पिंड रह गया था। उस पिंड के आसपास आपको वायुमंडल की जो परत है वो देखने को मिली है। और कहाँ पर? ये जापान टोक्यो में वैज्ञानिकों ने पहली बार बहुत ही छोटे खगोलीय पिंड के चारों ओर पतला वायुमंडल पाया है। अभी तक क्या माना जाता था कि छोटा जो पिंड है उसके आसपास गैस नहीं रुक सकती। और हमारे सौर मंडल के किनारे स्थित कुइपर बेल्ट में हजारों बर्फीले व चट्टाने पिंड मौजूद हैं। इन्हें ट्रांस नेपच्यूरियन ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। जो आपके छोटे छोटे पिंड्स हैं ना, छोटे छोटे सेलेशियल बॉडीज, इन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांस नेपच्यूरियन ऑब्जेक्ट्स। और इसकी यदि हम लोग बात करें, ये 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल के बनने के समय बचे हुए टुकड़े हैं। और वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लूटो जैसे बड़े पिंड ही थोड़ा थोड़ा वायुमंडल रख सकते हैं। और जापान के वैज्ञानिकों ने एक छोटे पिंड के आसपास पतला सा वायुमंडल खोज लिया है। और यह खोज एक खास तरीके से स्टेलर एक्युलेशन के जरिए की गई। तो ये एक बहुत बड़ी खोज की गई। और इसके पीछे, और इसका जो वायुमंडल जो ये बना सेलेशियल, इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कि उस पिंड के अंदर से क्रियोवोल्केन यानी बर्फीले ज्वालामुखी जो है उनके जरिए गैस निकल रही है लगातार, जिससे आपका मीथेन और नाइट्रोजन जो है वो बन रहा है।
और दूसरी तरफ ये बोला गया कि हो सकता है कि वहाँ पर दूसरे पिंड की टक्कर से जो गैस है वो बाहर निकली हो। अगर टक्कर की वजह से बना है तो ये वायुमंडल के कुछ 100 सालों में ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर अंदर से लगातार गैस निकल रही है तो ये लंबे समय तक बना रह सकता है। और ऐसा बोला जाता है कि जो आपका स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी खोजा गया है ये आपके प्लूटो से भी क्या है, छोटा है। ठीक है, लगभग 500 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये आपकी न्यूज़ थी एक आपके साइंस रिलेटेड। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको हर रोज़ एक एडिशनल चीज़ें मिलेंगी देखने को, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, हालांकि ये आपकी न्यूज़ पुरानी है, पर यदि हम लोग बात करें तो लगभग 7 से लेकर 10 तारीख तक, 7 से 10 मई के बीच में आपका ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आपके सेलिब्रेट किया जाएगा पूरे इंडिया भर में। और जयपुर में यहाँ पर आपके राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और लगभग 6-7 मई को रात को जो क्या हुआ था, आपके 22 अप्रैल 2025 को जो आपके पहलगाम था, पहलगाम आपके कश्मीर में, वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर जो आपके पाकिस्तानी आतंकवादी थे उन लोगों ने क्या किया था, लोगों का धर्म पूछ कर लोगों को मारा था और लगभग 26 भारतीय नागरिक इसमें मारे गए थे। और इसके जवाब में जो आपके इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उन्होंने 6 से 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में सैन्य हवाई अभियान किया। और भारत ने कहा है कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकारित कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था। और इसी के लिए लगभग आपका जो ये आपका ऑपरेशन सिंदूर जो वीक है, सप्ताह ये मनाया जा रहा है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर आप लोग याद रखिएगा और साथ साथ में आप लोग आर्टिकल 164 भी याद रखिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए वीडियो के साथ में, एक नए GK के साथ में। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और आने वाले फ्यूचर में इसमें आपको और भी क्लासेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपके नेक्स्ट वीक से ये आपका जो है जो 12th क्लास की हिस्ट्री है उसको हम लोग शुरुआत भी कर दें। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और साथ साथ में अपनी स्टडीज़ वगैरह आप लोग कर रहे होंगे। आज यदि हम लोग बात करें आज हम लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आज आपका जो मैंने कल बताया था ऑपरेशन सिंदूर, क्या था ऑपरेशन सिंदूर की आज वर्षगांठ है। और इसके उपलक्ष्य में आपके जो रक्षा मंत्री हैं, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और साथ साथ में जो CDS हैं वो लोग 2 दिन के लिए जयपुर आए हैं। और जयपुर में जो आर्मी कैंट है उसके अंदर वो विज़िट करेंगे और आर्मी कैंट में जो सब शक्ति कमांड है वहाँ पर 2 दिन तक वो लोग ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक बहुत ही बहादुरी वाला ऑपरेशन था जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। तो ये एक अच्छी खबर है आज की। और यदि हम लोग बात करें आगे अगर बात करें आज की पहले की न्यूज़ की, तो आज की न्यूज़ जो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कई लोगों की ये शिकायत तो नहीं कहूँगा, पर कई लोगों का ये कहना है कि सर न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी न्यूज़ आती है पर आप तो केवल कुछ ही स्लाइड्स देते हो, 3-4 स्लाइड देते हो। तो ऐसा है कि देखिए, ऐसा है कि ये जो आपका चैनल है यूट्यूब चैनल आपका बना किस लिए? ये बना है आपका कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, राइट, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर केवल वही न्यूज़ कवर की जाती है जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है और जहाँ से कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी जैसे कि आपका कहीं पर चोरी हो गई, कहीं पर लूटपाट हो गई, तो वो न्यूज़ कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं और वो न्यूज़ आपकी कहीं भी पूछी भी नहीं जाती है, तो इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की पहले की न्यूज़ की तरफ, जिसका नाम है सन हीट डिक्रीजेज वेस्ट ऑफ स्पेस। यदि हम लोग बात करें तो आपके ऐसा बोला गया है कि सूरज की गर्मी जो है वो अंतरिक्ष का जो कचरा है उसको साफ करने का काम करती है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सूरज है वो ऊर्जा का तो स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है,
सन को हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही, बट उसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो अंतरिक्ष के लिए, स्पेस के लिए क्या करती है, स्पेस के लिए एज ए क्लीनिंग, नेचुरल क्लीनिंग के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है, नेचुरल क्लीनिंग के रूप में। यानी कि अंतरिक्ष में जो भी गड़बड़ी है, जो भी गंदगी वगैरह है, कचरा वगैरह है, उसको साफ करने के लिए ये काम करती है। और ऐसा तिरुवनंतपुरम में ऐसा रिसर्च किया गया तो ऐसा पाया गया कि अंतरिक्ष को अक्सर अनंत और खाली समझा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि पृथ्वी के आसपास हजारों टन जो कचरा है वो लगातार चक्कर लगाते रहता है। तो अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस कचरे को साफ करने में खुद सूरज बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ पर रिसर्च किया गया। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपके ये हुआ कि अंतरिक्ष का जो कचरा भविष्य के मिशनों के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। यानी कि आपकी कोई सैटेलाइट वगैरह जाती है तो उससे टकरा जाती है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो सन हीट है वो सन हीट कहीं ना कहीं ऐसे वेस्ट को बचाने के लिए, ऐसे वेस्ट को साफ करने का काम करती है। और वैज्ञानिकों ने लगभग अगर बात करें तो 1986 से लेकर 2024 तक, 1986 से लेकर 2024 तक लगभग 34 साल तक क्या किया, 34 साल के 3 सौर चक्रों का विश्लेषण किया और फिर 17 अलग अलग मलबों के टुकड़ों पर नज़र रखी गई, जो हर 90 से 120 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। जैसे ही सूर्य की सक्रियता, सन हीट जो है वो लगभग 67 से 70% हुई, तो ये पाया गया कि जो कचड़ों की ऊंचाई थी, यानी कि जो आपके आसपास जो स्पेस के आसपास में जो कचरा था उसकी जो ऊंचाई थी उसमें लगातार कमी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जो सन हीट है वो कहीं ना कहीं जो स्पेस में वेस्टेज है उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल है। और इसी की वजह से क्या है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो आपके आने वाले फ्यूचर में आपका जो वेस्ट वगैरह है वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे सेटेलाइट वगैरह इजीली वहाँ पर रिसर्च वगैरह कर सकेगी। चलिए आगे दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी न्यूज़ आपकी है वो है नारी बंधन से रिलेटेड। नारी बंधन के बारे में हमने पहले के जो वीडियोज़ है उसमें हमने काफ़ी बात की, 2-3 वीडियोज़ में इसके बारे में हमने बात किया था कि नारी बंधन की यदि हम लोग बात करें तो नारी बंधन के बारे में आपकी क्या था, नारी बंधन स्कीम आपकी बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो नारी बंधन स्कीम ये था कि इसमें आपको क्या किया जाएगा, इसमें आपको जो आपके पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट में वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा, राइट। पार्लियामेंट में वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये नारी बंधन स्कीम था। बट हालांकि ये जो आपका नारी बंधन प्रपोजल पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया और इसके ऊपर लगातार पॉलिटिक्स चल रही है। पर यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर हमने देखा कि पॉलिटिक्स के फील्ड में ठीक है आप वुमेन को रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हो, अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं यदि हम लोग बात करें ब्यूरोक्रेसी की, इसकी ब्यूरोक्रेसी की, या फिर बात करें हम लोग ऑफिसर्स बनने की, या फिर बात करें हम लोग नौकरशाही की, तो वहाँ पर नारी की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है। अखिल भारतीय सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता और जो राज्य सेवा होता है वहाँ पर ज़रूर मिलता है, पर जो आपके सेंट्रल लेवल पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर महिलाओं को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। तो ऐसा कहना है कि वहाँ पर भी आपको महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ऐसा बोला गया कि लगभग 2023 का जो 23 में जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें लगभग जो आपके आईएएस है 10 आईएएस में से लगभग 3 जो थी वो क्या थी, महिलाएं थी। और वहीं पर 2024 में 14 में से 8 थी। और वहीं पर अगर बात करें 2025 में, तो 2025 में से 7 में से केवल एक ही महिला जो है वो चयनित हो पाई थी। और वहीं पर आईपीएस की हालत तो और ज़्यादा बुरी है। आईपीएस में बात करें तो लास्ट 2023 में 1 महिला सेलेक्ट हुई थी और 2024 में 3 महिला सेलेक्ट हुई, 2025 में एक भी महिला आपकी सेलेक्ट नहीं हुई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, महिलाओं को इसमें भी रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि जो महिलाएं हैं वो अपने आप को प्रमोट कर सके, अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेट फील कर सके। नारी बंधन अधिनियम के जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक सियासत हो रही है, लेकिन राजस्थान सहित देश भर की ब्यूरोक्रेसी में महिला अधिकारियों की कमी पर किसी सदन में खुलकर बहस तक नहीं की गई। कितनी मतलब हमारे लिए अजीब बात है कि आप पार्लियामेंट में कर रहे हो, वोट बैंक के रूप में उनको इस्तेमाल करना चाहते हो, पर आप ये नहीं चाहते कि आपको जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आपको ऑफिसर्स की रैंक है, वहाँ पर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए। वहाँ पर जब यदि आपने रिजर्वेशन दे दिया तो वहाँ पर भी वुमेन्स को मोटिवेशन वगैरह मिल सकता है। तो ऐसा है कि आपको नारी बंधन स्कीम आप न केवल पार्लियामेंट बल्कि ब्यूरोक्रेसी में भी आपको इसमें रिजर्वेशन वगैरह दिया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरी न्यूज़ की तरफ। तीसरी न्यूज़ की बात करें तो रॉबर्ट डिवोटेड बुद्धिज़्म। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको जो न्यूज़ है वो न्यूज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि पहले तो क्या होता था, पहले ये होता था आपका
कि जो आपके रॉबोट वगैरह होते थे, वो रॉबोट क्या करते, पहले तो इंसान थे, वो इंसान क्या करते थे, वो इंसान आपके बुद्धिज़्म के शरण में जाते थे, गौतम बुद्ध के शरण में जाते थे। जैसे सम्राट अशोक गए, सम्राट अशोक के बाद में बहुत सारे जो उनके फॉलोवर्स थे वो गौतम बुद्ध के शरण में जाकर वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ पर बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। पर पहली बार विश्व में ऐसा देखने को मिला कि जो आपका साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया में सबसे पहला रॉबर्ट देखने को मिला जिसने क्या किया, जिसने आपके बुद्धिज़्म में भिक्षा ली। भिक्षु, बुद्धिज़्म में जो सबसे पहला भिक्षु बना वो बना। इंसान ही नहीं, रॉबर्ट भी भगवान बुद्ध के शरण में पहुंच रहे हैं। दक्षिण कोरिया के पहले रॉबर्ट भिक्षु ने बुद्ध जयंती के से पहले सोल के एक बुद्ध मंदिर में भिक्षुओं के सामने खड़े होकर बौद्ध धर्म के प्रति स्वयं को समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली। यानी कि साउथ कोरिया में सबसे पहला रॉबर्ट हुआ जिसने बुद्धिज़्म को अपने आप को डिवोट किया। इंसान तो इंसान, अब रॉबर्ट भी अब बुद्धिज़्म को डिवोटेड हो रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि आपका रिलीजन जो है, अध्यात्म इस स्तर पे पहुंच गया है कि रॉबर्ट तक आपको वहाँ पे जा रहे हैं। पर वही वाली बात है कि अध्यात्म सही है, लेकिन हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो उसका फल निश्चित ही आपका बुरा होने वाला होगा। आइए दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बात करें तो तीसरी न्यूज़ आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी न्यूज़ है आज की। इसमें बात करें तो इसमें आपके अमेरिका में 3 भारतीय वैज्ञानिकों को सम्मान दिया गया है, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले का नाम है ये एक मेल है, किरण कुमार यमलंची जो हैं उन्हें पारंपरिक भौतिक और मशीन लर्निंग का अद्भुत मेल किया है और IIT मद्रास के छात्र रहे हैं और इन्होंने मल्टी मॉडल फाउंडेशन मॉडल्स विकसित किए जो कि जटिल डाटा के आधार पर नए मटेरियल डिज़ाइन तैयार करते हैं। उनके मुख्य योगदान के लिए उन्हें इन्वर्स मॉलिकुलर डिज़ाइन में है, जहाँ AI का उपयोग में फ्यूल मॉलिक्यूल्स की पहचान होगी। तो सबसे पहला जो है किरण कुमार यमलंची को दिया गया। दूसरा अवार्ड दिया गया FNU शिल्पिका, ये सुपर कंप्यूटर का डिजिटल ट्विन इन्होंने आविष्कार किया है। इन्होंने PhD ये अभी हाल फिलहाल में PhD कर रही हैं और इन्होंने सुपर कंप्यूटर में से एक औरोरा का डिजिटल ट्विन, यानी उसका डिजिटल इमेज, औरोरा के डिजिटल इमेज को तैयार किया है। इसके लिए उनको अवार्ड दिया गया। और तीसरा जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया कृष्ण तेजा चिट्टी वेंकटा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने AI को काफ़ी ज़्यादा मशहूर किया और ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अपने सेक्शन किया था, शुरू इन्होंने किया था। और कृष्ण तेजा ने AI सिस्टम को अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए पूरा काम किया, तो इसी के लिए इनको 3 को प्राइज़ दिया गया, अवार्ड दिया गया अमेरिका में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले कौन थे, किरण कुमार यमलंची, दूसरे आपकी FNU शिल्पिका और तीसरे थे कृष्ण तेजा चिट्टी वेंकटा। तीनों का नाम आप ये लोग याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब यदि हम लोग आगे बात करें तो आगे हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपके क्या बात की गई थी, जिसमें आपके मैंने बताया था कि आपको डेली GK से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। तो जैसा कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे अक्सर पूछा जाता है अक्सर आपसे पूछा जाता है कि अवार्ड वगैरह पूछे जाते हैं, बुक्स के नेम वगैरह पूछे जाते हैं। तो उसकी तरफ हम यदि बात करें तो आज हम लोग अवार्ड्स की बात करेंगे। इस साल और पिछले साल कुल मिलाकर कितने अवार्ड्स किस किस को दिए गए, जो मेन अवार्ड्स है उसकी हम लोग बात करेंगे, ताकि जो आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो इसमें यदि हम लोग बात करें, सबसे पहला अवार्ड है ह्यूमैनिटेरियन ग्लोबल अवार्ड, जो कि नीता अंबानी को दिया गया। किसको दिया गया? नीता अंबानी को दिया गया ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। एंड माइकल बैचलेट को अवार्ड दिया गया, कौन सा? वो दिया गया इंदिरा अवार्ड दिया गया, ठीक है। और वहीं पर लिटरेचर फील्ड की यदि हम लोग बात करें तो राम कुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया और बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024-25 दिया गया। और वहीं पर बात करें इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट के फील्ड में 2026 में गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ 6 वुमेन लीडर्स को दिया गया। कितने वुमेन लीडर को? 6 वुमेन लीडर को। वहीं पर साइंस की फील्ड की बात करें तो साइंस की फील्ड में बरखा सुभा और साथ में परवीन शेख, इनको विटले अवार्ड 2026 से नवाजा गया। और साथ में स्पोर्ट्स की यदि हम लोग बात करें तो शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी पैरा आर्चर ऑफ द ईयर ये अवार्ड दिया गया। और वहीं पर शुभमन गिल को पॉली उमरिगर अवार्ड दिया गया और वहीं पर स्मृति मंदाना को भी अवार्ड दिया गया। फिल्म की बात करें तो आमिल पालेकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
और वहीं पर नंदामुरी बालकृष्णन को IFFD लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। वहीं पर बात करें तो 131वां पद्म अवार्ड जो है वो 2026 में अनाउंस किया गया, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 13 पद्म विभूषण जो थे वो आर्ट, साइंस और पब्लिक सर्विस के फील्ड में दिए जाएंगे। चलिए दूसरे स्लाइड की तरफ देखते हैं। इन सब के अलावा यदि हम लोग बात करें तो इन सब के अलावा आपका जो दूसरा स्लाइड है वो स्लाइड आपका थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है स्लाइड में, पर मैं आपको बता देता हूँ। 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड विनर, ये किसको दिया गया? ये आपका बेस्ट ड्रामा का अवार्ड दिया गया। किसे? 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो है इसमें आपके बेस्ट ड्रामा जो था वो दिया गया, और इसमें एना मैक्सवेल मार्टिन को दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस का। बेस्ट ड्रामा में एना मैक्सवेल मार्टिन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया 53rd इंटरनेशनल फिल्मी अवार्ड में। 2025 के बुकर प्राइज़ की बात करें तो डेविड सेजले को फिक्शन के लिए दिया गया। वहीं पर नोबेल प्राइज़ की यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपको माइक्रोना एंड माइकल जॉन होफी जोफ्री हिंटन को नोबेल प्राइज़ 2024 से नवाजा गया। तो ये आपके लिए कुछ न्यूज़ थी। आज की जो लास्ट स्लाइड थी वो थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लमेटिक हो गई, तो फिर भी मैंने आपको जहाँ तक हो सका मैंने आपको बता दिया। तो अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें आगे, तो आगे आपके लिए बस आज के लिए इतना ही है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज हमने अवार्ड की बात करी, कल हम लोग बुक्स और ऑथर्स की भी बात करेंगे साथ में, और साथ में जल्दी आपको इसमें 12th क्लास की हिस्ट्री आपको हो सकता है अगले हफ्ते से ही आपको 12th क्लास की जो हिस्ट्री है वो देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।